हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के सी बागपुर में। और हम आज शुरू कर रहे हैं मेंसुरेशन की यात्रा। और मेंसुरेशन में हम लोग सीखेंगे मेंसुरेशन के सारे टॉपिक को धीरे धीरे कैसे हम मेंसुरेशन के सवालों को आसानी से कर पाएंगे, क्या क्या हम करें जिससे सवाल कठिन ना लगे, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लें हम मेंसुरेशन को कैसे सीखेंगे। मेंसुरेशन जो है दो भागों में बटा हुआ है, 2D और 3D। इस वीडियो में हम 3D की बात करेंगे। 3D यानी 3 डायमेंशनल जो आकृतियां होती हैं, जैसे कि आपका घन, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु, गोला, अर्धगोला, इतनी आकृतियों की हम बात करेंगे। हालांकि और भी आकृतियां होती हैं, जैसे कि समचतुष्फलक, समांतर चतुष्फलक, प्रिज्म, पिरामिड, ये कुछ और आकृतियां भी हैं। साथ में खोखला बेलन, खोखला गोला, ये कुछ चीजें बनती हैं जिन पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन अब अभी ये वीडियो हम जो बना रहे हैं एसएससी की तैयारी के लिए बना रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी के लिए हमारे पास सिर्फ घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला और थोड़ा बहुत अर्धगोला, इतना सीखने की जरूरत है। मेंसुरेशन सीखने के लिए हमें सबसे पहले इन सारी आकृतियों के बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। हमें अपने मन में एक इमेजिन करना आना चाहिए। मेंसुरेशन जो है इमेजिनेशन का खेल है। अगर आप समझ गए कि आकृति क्या बन रही है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, क्या करना चाहिए क्वेश्चन में, तो सवाल बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले आपको बहुत जरूरी है। तो बेसिक फॉर्मूलों की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बेसिक फॉर्मूले में हम शुरुआत करेंगे क्यूब से। क्यूब यानी कि घन। घन वो आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें होती हैं और तीनों चीजें बराबर होती हैं, इसीलिए उनको भुजा कह के काम चलाते हैं। तो घन जिसमें भुजाएं होती हैं यानी सारी बराबर होती हैं। इस घन के लिए हमें क्या क्या फॉर्मूले हैं? पहला संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला क्या है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को आप वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। समझिएगा पहले अंतर क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ में। अगर आप मान लो एक घर में रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, तो कमरे में जो 4 दीवारें हैं, उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ। लेकिन उसी क्षेत्रफल में फर्श का और छत का, यानी जो 2 आधार हैं, उनका क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? आसपास का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पूरा क्षेत्रफल। आसपास के क्षेत्रफल में नीचे ऊपर के जो आधार हैं उनका क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से घन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 6a² और पार्श्व पृष्ठ होता है 4a²। साथ में घन का विकर्ण। घन में जो विकर्ण मतलब घन या घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी छड़, जो भी कहो, सबसे लंबी लाइन जो होती है, एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती है, वो होता है विकर्ण। और फॉर्मूला इसका √3a। और अंत में घन का आयतन। घन के आयतन सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा की घात 3, यानी भुजा का 3 बार गुणा। अगला हमारी आकृति है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। घन के जैसा ही घनाभ होता है, बस थोड़ा अंतर है। यहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, बस इतना अंतर है। फॉर्मूले भी उसी तरीके से आ जाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। पार्श्व पृष्ठ 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण, घनाभ का विकर्ण √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी तीनों चीजों के स्क्वायर्स को जोड़ के उसका वर्गमूल ले लेना है। और आयतन, आयतन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आगे बेलन। बेलन जैसे कि आपका एक ड्रम होता है या कोई डब्बा जिसमें ऊपर नीचे आधार, वृत्त जैसा आधार है, वो होता है बेलन। अब
बेलन के लिए क्या है, बेलन में होता है नीचे वृत्त और वृत्त के लिए होती है त्रिज्या, यानी उसको बोलते हैं आधार की त्रिज्या, और साथ में होती बेलन की ऊंचाई। तो यहां पर त्रिज्या r और ऊंचाई h है, उसके हिसाब से बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। याद रखिएगा एक और फॉर्मूला यहां बनता है बेलन के आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई पाई r स्क्वायर h। इसके बाद वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, या आधार का की परिधि गुणे ऊंचाई, क्योंकि वृत्त की तो परिधि होती है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, यानी कि आधार का परिमाप गुणा ब्रैकेट में ऊंचाई प्लस आधार की त्रिज्या, या आप ये कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। इसके बाद अगली आकृति है शंकु। शंकु जैसे कि आपके पास जोकर की टोपी होती है, टेंट लगा होता है, या आइसक्रीम की कोन, शंकु का इंग्लिश कोन है, एक सिरा ऊपर सिरा नुकीला, नीचे का सिरा वृत्त। इसलिए यहां पर 3 चीजें होती हैं, त्रिज्या आधार की, ऊंचाई नीचे से ऊपर तक की, और तिरछी ऊंचाई। जब आप देखते हैं कोन को तो तिरछी ऊंचाई रहती है ना, तिर्यक ऊंचाई L, तो यहाँ R होगा, L होगा और H होगा, और इनमें एक रिलेशन भी रहता है, वो क्या, L बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग को जोड़कर उसका वर्गमूल ले लेंगे तो तिरछी ऊंचाई मिल जाएगी। अब तिरछी ऊंचाई का उपयोग कहां है, वक्र पृष्ठ में उपयोग है। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई r l, यानी कि 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। याद रखिए 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई पाई r l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, यानी फिर से वही 1/2 गुणे आधार का परिमाप ब्रैकेट में तिरछी ऊंचाई प्लस त्रिज्या। आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r क्यूब h, पाई r स्क्वायर h, यानी 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। याद रखिए आयतन में ऊंचाई का उपयोग होना है, बाकी जो शंकु का वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, वहां तिरछी ऊंचाई का उपयोग होना, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ये भूल जाते तो वहां गलती कर बैठते हैं। और इसके बाद गोला, गोले में कोई आधार नहीं होता, इसीलिए वहां संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं होती, वहां सिर्फ बात होती है वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ का सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर, जो r है गोले की त्रिज्या है, साथ में गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला, अगर गोले को 20 से काट दिया जाए तो आधा गोला तैयार होता है। जब आधा गोला बन जाता है तो आप देखते हैं उसमें एक आधार तैयार हो जाता है, उस पर आप गोले को रख सकते हैं। तो इसलिए अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ होता है। गोले के लिए हमने संपूर्ण पृष्ठ सूत्र नहीं पढ़ा, लेकिन अर्धगोले के लिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का आधा, गोले का 4 पाई r स्क्वायर था, इसका 2 पाई r स्क्वायर हो गया। संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा, गोले का आयतन था 4/3 पाई r क्यूब, और अर्धगोले का है 2/3 पाई r क्यूब। तो ये थे हमारी सारी आकृतियों के फॉर्मूले। इसके साथ ही आपने इतने फॉर्मूले जो देखे, आपने देखा प्रत्येक फॉर्मूलों में स्क्वायर और क्यूब की बात है, वर्ग और घन। आप क्षेत्रफल निकाल लो तो वहां वर्ग लग रहा है, आप आयतन निकाल रहे हैं वहां घन लग रहा है, क्यूब लग रहा है। तो इसका मतलब आपको 1 से 30 तक, नहीं 30 तक तो कम से कम 25 तक की संख्याओं के वर्ग पता होने चाहिए, और वो सीधे के साथ साथ उल्टे भी पता होने चाहिए। उल्टे का मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं 6 का वर्ग 36 है, 6 का वर्ग किया 36 मिला, तो उल्टा क्या है 36 का वर्गमूल 6 होगा, यानी 6 का वर्ग 36 तो 36 का वर्गमूल 6।
22 का वर्ग 484, तो 484 का वर्गमूल 22। 11 का वर्ग 121, 121 का वर्गमूल 11। ये ध्यान रखना है, सीधा उल्टा पूरा याद करना है। अगर आपने वर्ग और वर्गमूल याद कर लिए तो आपको बहुत आसानी मिलने वाली है मेंस्ट्रुएशन के सवालों को हल करने में। साथ में हमको चाहिए 1 से 15 तक, 1 से 20 तक कर ले तो और अच्छी बात है, नहीं तो 1 से 15 तक की संख्याओं के क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब याद होने से क्या है, आपको घन का आयतन निकालने में या घन की भुजा निकालने में आसानी रहेगी। गोले का आयतन निकालने में, गोले की त्रिज्या निकालने में आसानी रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है। साथ में इसको भी सीधा उल्टा दोनों याद करना। जैसे कि आपको पता है 4 का घन 64 होता है, तो मतलब 64 का घनमूल 4 होता है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सीधा उल्टा अगर याद है तो इजी रहेगा आपको वर्क करना। इसके अलावा कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं का क्लियर कट आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। साथ ही 1 से 10 तक की संख्याओं का घनमूल पता होना चाहिए, ताकि कभी कभी कुछ संख्या ऐसी बनती हैं जिनका वर्गमूल या घनमूल नहीं निकल पाता है। उस कंडीशन में आपको उनका वर्गमूल और घनमूल निकालने में समय खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे उत्तर लिख पाते हैं। कुछ कन्वर्जन ध्यान रखनी है। जो हमारा मेंसुरेशन है वहां पर मात्रकों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मात्रक जैसे कि आपको एक वैल्यू मीटर में दी है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है, या सेंटीमीटर में दी है तो मीटर बदलना है, तो एक कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना है। सेम उल्टा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना है। ठीक है, ये है सिंपल। मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, मीटर में आपको सेंटीमीटर बदलना है, आपने 100 से गुणा किया, आराम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन वहीं अगर वो क्षेत्रफल में होता, मान लो आपको वक्र प्रश्न दिया था वर्ग मीटर में, अब वर्ग सेंटीमीटर बदलना है, तो आप देख रहे हैं मीटर और सेंटीमीटर में 100 का अंतर है। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, यानी 10 टू द पावर 4। इसका मतलब 1 वर्ग मीटर बराबर है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। आपको 1 वर्ग मीटर को 1 वर्ग सेंटीमीटर बदलना तो 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। सेम उल्टा 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर 1 वर्ग मीटर में बदलना है तो आपको 10,000 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही अब आयतन में आइए। आयतन मतलब क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये उसके मात्रक होते हैं। तो क्यूब मतलब पावर 3। तो अब 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर 100 का डिफरेंस था, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब यानी 100 गुणे 100 गुणे 100, यानी कि आपका होता है 10 लाख। 10 लाख या 10 टू द पावर 6। 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर बराबर 10 टू द पावर 6 घन सेंटीमीटर। हालांकि आयतन और क्षेत्रफल के मात्रकों में परिवर्तन बहुत कम ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना चाहिए। अगर अचानक सवाल ऐसा आ गया तो उसको छोड़कर तो नहीं आएंगे। एक और बात याद रखनी, लीटर, जो भी लिक्विड आइटम होते हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, लिक्विड चीजों को हम लीटर में नापते हैं। लीटर एक तरह का आयतन का मात्रक है, वॉल्यूम का मात्रक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा। अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। याद रखेंगे, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, यानी 1 लीटर में हम 1000 का गुणा कर देंगे तो वो घन सेंटीमीटर में बदल जाएगा। इसी तरह से 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 घन मीटर, यानी अगर लीटर की वैल्यू में 1000 का भाग दे देंगे तो वो घन मीटर बदल जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मात्रकों का कन्वर्जन ध्यान रखना है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल याद रखना है, बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इमेजिनेशन। आप जो भी सवाल करने जा रहे हैं उसका एक चित्र आपके दिमाग में छप जाना चाहिए।
साथ में हिंदी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे सवाल में बोल दिया घन को पिघलाकर गोला बनाया गया, पिघलाकर, पिघलाना, पिघलाने से क्या होता है, वस्तु के आयतन में परिवर्तन नहीं होता, यानी वहां पर जो बात हो रही है वो आयतन की बात हो रही है। इसी तरह से मान लो बोल दिया गया टेंट में कितना कपड़ा लगा है। अब आप जानते हैं कपड़ा, कपड़ा जो लगता है वो कहां लगता है, चारों तरफ लगता है, चारों तरफ लगता है, यानी कि वक्र पृष्ठ में लगता है। वहां संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी, वक्र पृष्ठ की बात होगी। शंक्वाकार डेरा है, उसमें कपड़ा लगा है, तो मतलब वो शंकु के वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। कई बार ऐसे सवाल होते हैं, शंकु के डेरे में कितने आदमी रह पाएंगे, तो आदमी जो खड़े होते हैं वो जमीन पे खड़े होते हैं, तो जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर सकते हैं। या अगर आपको वहां दे रखा है कि डेरे के अंदर हवा कितनी पर्याप्त है, हवा पूरे में भरी होती है, पूरे में भरी होती है मतलब आयतन की बात हो रही होती है। यानी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा हिंदी वर्डों पर ध्यान देंगे आप सीधे समझ जाएंगे। अब मान लो जैसे एक सवाल है, आपसे बोल दिया गया एक घन है, मान लो एक ईंट है, ईंट को लेकर दीवार बनानी है। ईंट एक तरह का घनाभ है, दीवार भी एक तरह का घनाभ है। ईंट छोटा घनाभ है, दीवार बड़ा घनाभ है, संख्या निकालनी है। संख्या जब भी निकालनी है मतलब बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन, आपको हमेशा संख्या मिल जाएगी। याद रखिएगा आयतन में डिवाइड करना है। कई बार ऐसा पूछ देते हैं एक कमरे की चारों दीवारों को पुताई करने का खर्च कितना आएगा, चारों दीवारों को पोतना है, इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, आयतन नहीं चाहिए, क्योंकि पुताई सिर्फ दीवारों पर होनी है। आयतन अंदर भरी चीज होती है और क्षेत्रफल सिर्फ बाहर बाहर की चीज होती है। तो हम चारों दीवार क्षेत्रफल जो हमारा फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में L + B × H, उससे हमने वक्र प्रश्न निकाला, खर्चे से गुणा किया, पता चले कितना खर्चा आएगा। कई बार आपसे ये भी पूछ देते हैं शंक्वाकार डेरे में जो कपड़ा लग रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी, अगर कपड़े की चौड़ाई इतनी है। अब कपड़ा कहां लगेगा, वक्र पृष्ठ में लगेगा, यानी वहां वक्र पृष्ठ की बात हो रही थी। कई बार ऐसा बोल देते हैं कि एक ड्रम है, उसमें खूब पानी भरा हुआ, पूरा पानी से भरा हुआ है, हमने एक बॉल ली उसमें डुबा दी। अब बॉल जब पूरी डुबाएंगे मतलब हम आयतन से खेल रहे हैं, आयतन वाली बात हो रही है। वो जो जगह घेरेगी अपने आयतन के बराबर घेरेगी, उससे अगर पानी बाहर निकलेगा तो कितना बाहर निकलेगा, जितना उस बॉल का आयतन था। इसका मतलब आपको आयतन वाली फॉर्मूलों पर ध्यान देना। तो आप अगर ये हिंदी के वर्ड समझेंगे तो आप फॉर्मूलों को समझेंगे, फॉर्मूलों को ढंग से लगाएंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे तो मेंसुरेशन बहुत इजी है। हमने 20 क्वेश्चन को भी छाटा है, उनको लेकर मेंसुरेशन के सवालों को करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मेंसुरेशन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और भी जो समस्याएं रहती, जो तकलीफें रहती, उन्हें आप कमेंट करके बताएंगे ताकि हम आपको और समाधान दे सकें। आप तैयारी करिए एसएससी जीडी की या किसी और कंपटीशन की। मेंसुरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक आप मेंसुरेशन सीखेंगे नहीं तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हर सवाल में मेंसुरेशन सवाल जरूर, मतलब हर कंपटीशन में मेंसुरेशन सवाल जरूर आते हैं आजकल। तो इसलिए तैयारी करना ही एकमात्र उपाय है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं सवाल क्या क्या बोलते हैं, उनको करने का तरीका सीखते हैं और प्रत्येक सवाल को आप ध्यान से अपने आप से भी लगाएंगे और कोई तकलीफ अगर रहती है तो कमेंट में बताएंगे। थैंक यू। यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। संख्या पूछी गई है ईंटों की। देखिए ईंट का आकार कैसा होता है, ईंट का आकार एक घनाभ के जैसा होता है और दीवार का आकार भी कैसा होता है, एक घनाभ जैसा होता है। अगर आप एक दीवार को देखेंगे तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये 3 चीजें होती है तो एक घनाभ बनता है। इसमें बड़ा घनाभ कौन सा है, दीवार हो गई,
छोटा घनाभ कौन सा, ईंट हो गई। जब भी हमें संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन से भाग देते हैं। अब बड़ी वस्तु क्या थी, दीवार थी। आयतन का सूत्र क्या होगा, घनाभ के हिसाब से देखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई, दीवार की लंबाई 21, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 36। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। हमें सारी चीजों को समान मात्रक में रखना है, मात्रकों में कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो देखिए सारा कुछ ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए यहां पर हम 2 जीरो और लगा लेंगे, क्योंकि 21 मीटर को 2100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ 12 मीटर है, यहाँ भी हम 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये 1200 हो गया। तो ऊपर का हिस्सा हो गया दीवार का आयतन। अब हम क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन से भाग देते हैं। छोटी वस्तु थी हमारे पास, ईंट थी, ईंट का आयतन क्या होगा, 28 गुणा 18 गुणा 6। सबके सेंटीमीटर में है, कोई भी अलग नहीं, तो परिवर्तन की जरूरत है नहीं। अब इस चीज को हमें हल कर लेना है। 2100 1200 गुणे 36 बटे 28 गुणे 18 गुणे 6। सिंपल सा हल करने, 6 से काटो 6 36, फिर 6 से काट दो 6 3 18। अब यहाँ पर देखो 7 से काटो 7 चौक 28, यहाँ काट दो 7 3 21 और डबल जीरो। यहाँ 4 से काट दो 4 3 12 डबल जीरो, और 3 से काट दो 3 एकम 3 100 आ गया। अब देखिए कितना आया, 300 गुणे 100। अगर हल करोगे तो आप देख लीजिए कितना आ गया, 3 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जब भी हमें संख्या निकालनी होगी तो हम देखेंगे कि बड़ी वस्तु कौन सी है और छोटी वस्तु कौन सी है। बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन से भाग देते हैं, ये होता है मेन। अब कौन जो वस्तु किस आकार की है वो आयतन का सूत्र लगा लेंगे। अगला सवाल देखिए, 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु के घनाभाकार प्लेट। फिर से घनाभ है और घनाभ के लिए मोटाई, चौड़ाई और लंबाई दे रखा है, यानी आयतन निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। पिघलाकर, अब ये वर्ड जब भी आएगा पिघलाकर, पिघलाने का मतलब है बात हो रही है आयतन की। और क्या हो रहा है, घन से क्या बन रहा है, घनाभ से क्या बन रहा है, एक घन बनाया जा रहा है। जब भी पिघलाकर वर्ड आता है, यानी पिघलाने से पहले जो वस्तु थी उसका आयतन बराबर पिघलाने के बाद वाली वस्तु का आयतन। अब पिघलाने के पहले क्या थी, एक घनाभ थी, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि तीनों चीजें 1 9 और 81 इन सबका हमें गुणा करना है। तो ये हो गया घनाभ का आयतन। अब हमें क्या बनाया जा रहा है, घन बनाया जा रहा है। अब घन का हमें निकालना क्या है, संपूर्ण प्रश्न निकालना है। कुछ भी निकालने से पहले हमें घन का संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए हमें घन की भुजा पता होनी चाहिए। अब भुजा कैसे पता चलेगी, घन के लिए आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल लेंगे इधर की वैल्यू का, यानी 9 गुणे 81 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणा करोगे 9 एकम 9 9 8 72। हमने इसका, आपके पास कितना आ गया आप देख पा रहे होंगे, 729 किसका होता है, इसका घनमूल 9 ही होता है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था संपूर्ण प्रश्न। संपूर्ण प्रश्न होता है 6a², यानी कि आपके पास हो गया 6 गुणे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग हो गया 81। तो आपके पास 6 कम 6 और 8 6 48, आपके पास आ गया 486, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि भी हमने देखा कि 729 का हमने घनमूल निकाल लिया 9। अब आप यहाँ गुणा करने में समय बर्बाद करते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 81 को 9 गुणे 9 समझ सकते थे। अब 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार हो गया। घनमूल का मतलब क्या होता है कि 3 बार कोई संख्या अगर अंदर होगी उसमें सिर्फ एक संख्या बाहर आएगी, तो अपने आप 9 पता चल जाता, तो गुणा करने से बच जाते और आप गुणनखंड तरीके से भी घनमूल आराम से निकाल सकते थे। अगले सवाल में, एक घनाभ की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 सेंटीमीटर है। यदि उसकी विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दे रखा है, यानी कि आपको L प्लस B प्लस H दे रखा है जो कि 18 है। और विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर आपको 13 दे रखा है। अब हमें चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब हम देख पा रहे हैं ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं सीखा जिससे हम ये चीज निकाल सके इसकी मदद से, लेकिन हमें याद आता है कि अगर हम बीजगणित के सूत्रों पर ध्यान दें तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या वो था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब अगर ध्यान दो ये वैल्यू जो देखो कुछ ऐसी लग रही है, अगर इससे 2 कॉमन लो तो पूरा वैसा बन रहा है, यानी इधर वाली वैल्यू में इससे भाग देना पड़ेगा। तो ये देखो क्या बनेगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, यानी हमें इसका होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कितना होगा 18 का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा जाकर के 324, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर वो आपको यहां से मिल सकता है। अगर ये अंडर रूट हटा दें ये कितना मिल जाएगा, अंडर रूट हटाने के लिए वर्क करना पड़ता है, 13 का वर्ग हो जाएगा 169। तो हमें इसको घटाना है, या करें 324 से 169 को घटाना है। जैसे आप घटाओगे 4 से 9 गया 5, यहाँ 1 तो यहां से लेंगे 11 से 6 गया 5, और यहाँ 2 से 1 गया 1, 155। सही उत्तर कितना आ गया 155। यानी अगर हमें सही फॉर्मूला क्लियर है तो हम आसानी से उत्तर बता सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 4 घनों में से जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर, 4 घन है और प्रत्येक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है, को एक के बाद एक करके एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया। अब आप जानते हैं घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी हो गई 8 हो गई। अब जब 4 घनों को एक साथ जोड़ देंगे तो होगा क्या, एक दिशा में देखो सीधे लंबाई उसकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 8 8 8 8, चारों जोड़ दो तो आपके पास आ गया 32 आ गया। लंबाई जो थी वो 32 हो गई, लेकिन एक साथ जोड़ने पर परिवर्तन सिर्फ लंबाई में हुआ, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो आपको लंबाई मिल गई 32, चौड़ाई मिल गई 8 ही है वो, और ऊंचाई मिल गई वो भी 8 है। अब हमें निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए क्या हो गया 2, L की वैल्यू थी 32 गुणे B की वैल्यू 8 प्लस B की वैल्यू 8, H की वैल्यू 8 प्लस H की वैल्यू 8, L की वैल्यू 32। सारी वैल्यू जो होती है हमने फीड कर दी। अब इसे हल करना है, तरीका क्या बनता है, आप चाहें तो इसका गुणा कर सकते हैं 32 गुणे 8, 8 गुणे 8, 8 गुणे 32, इनका गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उस पर 2 गुणा कर देंगे। या थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ध्यान देंगे, ये क्या है 8 चौको 32, ये भी 8 चौको 32, तो हम कॉमन लेने वाला काम करके गुणा को आसान कर सकते हैं। कैसे, 2 तो पहले से था, 8 गुणे 8 यहाँ भी है, 8 गुणे 8 यहाँ भी है, 8 गुणे 8 यहाँ भी है, तो हमने 8 गुणे 8 कॉमन ले लिया। बचा क्या, यहाँ क्या बचा था 8 चौको 32, 4 बचा था, यहाँ से पूरा कॉमन गया तो 1 बचा था, यहाँ से फिर 8 चौको 32, 4 बचा था, यानी 4 4 8 1 9। आपके पास सिंपल हो गया 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 9। आप सीधे यहाँ पे गुणा करके जोड़ लेते तब भी उत्तर आता, और ऐसे भी आप सीधे इनका गुणा कर लेंगे, आपके पास आ गया 1152, 1152। ऑप्शन नंबर C सही है।